हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे आपके अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, वो चाहे आपका यूपीएससी हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन हो। तो मैं इस एनालिसिस में आपको जो भी टॉपिक है उनकी समरी बताऊंगा ताकि आप पूरा टॉपिक खुद से पढ़ के समझ सके। और इसी के साथ मैं आपको हर उस पॉइंट पे गौर करवाने की कोशिश करूंगा जिससे प्री और मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो भी हम एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये एज पर आपका सिलेबस है, एज वेल एज जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन के ट्रेंड देखे गए हैं, वो चाहे आपका प्री में हो या मेंस में हो, यूपीएससी में हो या फिर स्टेट पीसीएस में हो, उसके लिहाज से हम आपके समक्ष ये जो एनालिसिस है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। आई होप ये आपको काम में आएगा। तो इसको आप कंटिन्यू जो देख रहे हैं कंटिन्यू रखिएगा। ओके, इससे आपको साल भर में जब पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तो आपको पता लग जाएगा कि चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक अनाउंसमेंट है, एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और दोनों ही कोर्स में हम आपको प्री के लिए मेंस के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे और मॉक इंटरव्यू भी प्रोवाइड किया जाएगा इसी कोर्स के साथ। और इसी के साथ जो आपके जितने भी जीएस पेपर है, जीएस पेपर 1 से लेके जीएस पेपर 5 तक, एपीएससी में आपका जीएस पेपर 5 भी है और यूपीएससी में 1 to 4, तो सभी जीएस पेपर के लिए आंसर राइटिंग करवाया जाएगा इंक्लूडिंग ऐसे राइटिंग। और वन ऑन वन मेंटरशिप के तहत आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। आपको पर्सनलाइज गाइडेंस दी जाएंगी, आपकी जो वीकनेस है उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा फॉर ऑल दी जीएस पेपर। और जो भी गाइडेंस हम हमारे इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड किया जाएगा वो बाय एक्सपर्ट फैकल्टी किया जाएगा जिनका खुद का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इन प्री मेंस एंड इंटरव्यू। इवन हमारे जो फैकल्टी है वो आपके एग्ज़ाम को ऑलरेडी क्लियर भी कर चुके हैं। इसी के साथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन क्लासेस, दोनों ही मोड में क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं एज वेल एज ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, स्पेशली जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये काम में आएगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 6002417488 नंबर पे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल जो है इसको हमने ऑलरेडी कई बार एनालिसिस में डिस्कस किया है, लेकिन अभी इसमें क्या है, एक नया आपका पर्सपेक्टिव आया है। तो इसीलिए मैं इसको फिर से आपका आज थोड़ा इसका समरी बताने की कोशिश करूँगा। तो क्या नया पर्सपेक्टिव आया है कि ये दो आर्टिकल हैं, ओके, और दोनों ही आर्टिकल में दोनों ही ऑथर साहब ने क्या किया है, अपना व्यू रखा है। एक में तो जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया गवर्नर के और प्रेसिडेंट के पावर को लेके, रिगार्डिंग स्टेट बिल के रिजर्वेशन को लेके या फिर होल्ड करके रखने को लेके। तो एक आर्टिकल में तो आपका इंदिरा जयसिंह मैडम ने इसको सही ठहराया है कि एक बैलेंस रिस्टोर किया गया है, ओके। और दूसरा आर्टिकल ये बात कर रहा है, जो आलोक जी के द्वारा लिखा गया है, कि जो कोर्ट है उसने ओवर स्टेपिंग की है, जिसको हम जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। और जो जुडिशियल ओवररीच का कॉन्सेप्ट है वो कई बार आपके यूपीएससी हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। क्या जो जुडिशरी जो एक्टिवनेस दिखाती है तो वो कितना दूर सही है? क्या जुडिशियल आपका जो ओवर रीच है या फिर ओवर स्टेपिंग है, क्या उससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, जो प्रिंसिपल है, क्या वो वायलेट होते हैं? तो उस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकता है। तो पहला व्यू तो हम देख लेते हैं। बाकी ये देखिए, जो अभी हाल ही में इसका मैं थोड़ा समरी बता देता हूँ कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, अर्थात तमिलनाडु स्टेट असेंबली के द्वारा जो बिल पास की गई थी, लगभग 10-12 बिल थी, उसको गवर्नर साहब ने 2020 से ही रिजर्व करके रखा था, उसको पास नहीं किया गया था। फाइनली तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और उसके बाद ही हाल ही में, मुझे जितना तक ध्यान है, 8 अप्रैल को जजमेंट आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने आपका टाइमलाइन दे दिया है गवर्नर को एज वेल एज प्रेसिडेंट को, कि बिल जो है उसको 3 महीने के अंदर डिसाइड करना ज़रूरी है। और जो आपकी पास्ट में जो पेंडिंग बिल थी उनको
सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ये मान लिया है कि वो पास हो गई है। तो इसीलिए अभी इसमें क्या है, थोड़ा सा क्रिटिकली इस आर्टिकल में जो जजमेंट है उसको क्रिटिकली एनालाइज किया गया है बाय दी ऑथर साहब, आलोक प्रशांत कुमार जी के द्वारा। तो इसमें कहा गया है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का इशू है वो इसमें उभर के आया है कि इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को भी डायरेक्ट कर दिया है कि 3 महीने के अंदर जो आपका एसेंट है वो देना होगा, उसको इनडेफिनेटली बिल को, स्टेट बिल को इनडेफिनेटली डिले नहीं कर सकते हैं। तो अभी सेपरेशन ऑफ पावर के तहत क्या होता है कि जुडिशरी का काम अलग होता है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग होता है और लेजिस्लेचर का काम अलग होता है। लेकिन हाल ही के जजमेंट में ये कहा जा रहा है कि जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव डोमेन में ओवर रीच किया है। नेक्स्ट कहा गया है कि जो आपका आर्टिकल 142 है उसका भी मिसयूज़ हुआ है और इसमें जुडिशियल ओवर रीच देखा गया है, जबकि एग्जीक्यूटिव है तो ये एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर सकती थी बिल के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका और मेरा व्यू नहीं है, ये आपके आलोक प्रशांत कुमार जी का व्यू है। ओके, फिर एक नया डॉक्ट्रिन को क्रिएट कर दिया गया है by holding that even the president must act within a time frame and only on executive advice। तो इससे क्या है, एक नया डॉक्ट्रिन आपका फ्रेम हो गया है। इससे पहले क्या था, टाइमलाइन का कोई समय सीमा नहीं थी, कोई आपका समय सीमा नहीं था कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एसेंट देना होगा बिल में। ओके, इसी के साथ कहा गया है कि एक डेंजर प्रेसिडेंट भी सेट किया गया है कि अभी आपका अगर गवर्नर साहब या फिर प्रेसिडेंट साहब डिले करते हैं 3 महीने से ज़्यादा, तो क्या ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा? जबकि जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं या फिर जो आपके गवर्नर साहब होता है वो इन लीगल केसेस से इम्यून रहते हैं। ओके, फिर इरोजन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, तो इसमें एग्जीक्यूटिव पावर का भी इरोजन देखा गया है क्योंकि जो टिल्ट है वो जुडिशरी के तरफ झुक गया है कि जुडिशरी क्या कर रही है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कर रही है, पर्टिकुलरली इस जो जजमेंट आया है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका व्यू दिया गया है बाय आलोक प्रशांत कुमार जी। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपको एक व्यू देगी आंसर लिखने में। जब आप लिखेंगे कि जुडिशियल ओवररीच, तो पर्टिकुलरली आपको ये जो हाल ही में जजमेंट आया है तमिलनाडु गवर्नर का जो केस है, तो इसमें आपका इस केस को साइट करके या फिर सीधा सीधा जुडिशियल ओवररीच के बारे में पूछेगा विथ एन करंट एग्जाम्पल। तो आपको करंट एग्जाम्पल जब पूछेगा तब आपको समझ जाना है कि इसी के बारे में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट जो इंदिरा जयसिंह जी है, उन्होंने एक आपका बैलेंस इज रीस्टोर्ड, मतलब जो जुडिशरी ने किया है, जो जजमेंट दिया है उसको सही ठहराया है कि अभी क्या होगा कि आपके जो एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, उनको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। उनका जो आर्बिट्रेरी पावर था कि आप इनडेफिनेट टाइम के लिए उस बिल को रिजर्व करके बैठ जाएंगे, तो उसमें एक चेक आ गया है। ओके, फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस देखा गया था कि कोई समय सीमा नहीं बांधी गई थी, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए इसमें समय सीमा बांध दी है। तो इसमें आपके इंदिरा जयसिंह जी ने ये मेंशन किया है कि अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो सही था, और अगर कल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आपकी चीज़ें साइलेंस रहेंगी, क्लियरनेस नहीं रहेगा, वेगनेस रहेगा, तो उसको कौन इंटरप्रेट करेंगी? तो फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो उस हिसाब से ये सही है। फिर जो फेडरलिज्म है उसको भी इसमें इस जजमेंट के तहत स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आपका जो 200 के अंडर आर्टिकल 200 एंड 201 के अंदर गवर्नर का क्या रोल रहता है ये मैंने ऑलरेडी बताया है। ओके, फिर आर्टिकल 74 और 75 के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है उनके हिसाब से प्रेसिडेंट को काम करना है, वो अपने हिसाब से डिस्क्रिशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर जो आर्टिकल 142 है वो कंप्लीट जस्टिस के बारे में कहता है, जो हमने पहले आपको दर्शाया है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जस्टिस सर्व नहीं किया गया है तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इसमें अभी डिफरेंट आपके डायमेंशंस आप देख सकते हैं। फेडरलिज्म स्ट्रांग हुआ है, जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से आपका क्या है, प्रोग्रेसिव इंटरवेंशन देखा गया है। बाकी इसमें आप क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन भी देख सकते हैं। दोनों आर्टिकल का इसमें कंपैरिजन दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड किया गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, अपहेल्ड डेमोक्रेसी एंड इलेक्टेड सिस्टम विल बी प्रिजर्व्ड। ओके, लेकिन अभी इसमें क्रिटिसिज्म में क्या है कि इंस्टीट्यूशन को डिस्टॉर्ट किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्टॉर्ट किया गया है। फिर चेक्स एंड बैलेंस के हिसाब से देखें तो एक पावर का रीबैलेंस हुआ है। और इधर अगर क्रिटिकली एनालाइज करें तो देखेंगे कि जो पावर का बैलेंस है वो अपसेट हुआ है। ओके, तो ये सभी आपको डायमेंशंस देखने ज़रूरी रहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन मेंस में बन सकता है जुडिशियल ओवररीच के बारे में, देन आपके फेडरलिज्म के ऊपर, सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर, तब आपको ये चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी रहेंगी। और आपका जो डिफरेंट आर्टिकल है ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई आर्टिकल बार बार न्यूज़ में आता है तो उसका चांसेस बढ़ जाता है अपकमिंग एग्ज़ाम में आने का। नेक्स्ट आर्टिकल भी अगेन बात करता है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट जजमेंट था उसके बारे में, जिसको आपका क्रिटिसाइज़ किया गया है बाय आवर वाइस प्रेसिडेंट। तो सुप्रीम कोर्ट कैनॉट फायर ए न्यूक्लियर मिसाइल। तो न्यूक्लियर मिसाइल किसके बारे में कहा है कि जो टाइमलाइन बांध दिया गया है उस टाइम फ्रेम के अंदर काम करना होगा, नहीं तो जुडिशियल रिव्यू कर सकेंगी। तो उसी को लेके क्या है, ये पूरा जो है मुद्दा, इसको क्रिटिकली कहा गया है बाय वाइस प्रेसिडेंट साहब। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं फिर समझाने का कुछ है नहीं, इसमें आप पढ़ेंगे तो अगेन वही आर्टिकल्स आपको इसमें दिखेंगी। ओके, तो इसमें ओके, इसके अलावा भी और भी कुछ आर्टिकल है, जैसे 142 के बारे में इसमें मेंशन है। ओके, फिर आर्टिकल 13 का बारे में मेंशन है, 32, 142 जो अभी बताया था कंप्लीट जस्टिस। तो 32 क्या कहती है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के बारे में कहती है। इवन आपके सुप्रीम कोर्ट को पावर भी देती है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और जुडिशियल रिव्यू करने के लिए। और आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसी कोई लॉ नहीं बनाई जा सकती है जिससे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो, या फिर पार्ट थर्ड के कोई भी प्रोविज़न वायलेट हो, तो ये कोर्ट डिसाइड कर सकती है। ओके, तो इसमें और आपको क्या देखना है, 142 ऑलरेडी बताया गया, तो ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। ओके, बाकी आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ पावर स्पेशली बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अभी जो टशल है वो किसके बीच में है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो टशल है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी उसके बारे में पूछा जा सकता है। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी बहुत क्रिटिकल है जुडिशरी के स्पेशली अपॉइंटमेंट को लेके, और हाल ही का जो जजमेंट है उसको लेके। और जो जुडिशरी ने आपके NJAC था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था बाई जुडिशरी। तो उसको भी क्रिटिसाइज़ किया है बाई आवर वाइस प्रेसिडेंट साहब। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो इससे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो आर्टिकल है, जो फैक्ट है, वो पूछी जा सकती है। किसने क्रिटिसाइज़ किया, कब क्रिटिसाइज़ किया, वो नहीं पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अगेन जस्टिस सिस्टम के बारे में ही है, जुडिशरी के बारे में ही है, कि फ्लॉड जस्टिस। तो हाल ही में एक आपका रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। उस रिपोर्ट में आपकी कुछ लेक्यूनास देखी गई है, स्पेशली हमारे आपके जुडिशरी सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में, जिसके वजह से क्या है, आपके जो जस्टिस है वो प्रॉपरली सर्व नहीं किया जा सक रहा है। वैसे जस्टिस तो सर्व हो रहा है, लेकिन जो डिज़ायर्ड लेवल है उसमें सर्व नहीं किया जा सक रहा है। इफ़िशिएंट नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है, जेंडर सेंसिटिव नहीं है, सिटीज़न सेंट्रिक नहीं है, इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया है जो हाल ही में जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2024 पब्लिश हुआ है उसमें। तो उसमें कुछ ग्रीन आपकी अंडरस्कोर्स दिखाई गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अंडरस्कोर्स। ओके, तो इसमें स्पेशली जो साउदर्न के स्टेट है उनका रैंकिंग काफ़ी अच्छा है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कर्नाटका टॉप में है, लेकिन कर्नाटका 10 आउट ऑफ 6.78 स्कोर ही ला पाया है। मतलब जो अभी भी जो डेवलपमेंट है वो आपके मीडियोकर लेवल में ही है, मिडिल लेवल में ही है। पूरा कंप्लीट जो आपका ओवरऑल होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड और राजस्थान, इनमें आपकी जुडिशरी में बहुत सारा डिले देखा गया है।
और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई है, वो चाहे आपके रिक्रूटमेंट लेवल पे हो या फिर आपके टेक्नोलॉजिकल लेवल में हो या फिर आपके कोर्ट रूम के लेवल में हो, तो उन सब चीज़ों में आपकी प्रॉब्लम्स देखी गई है। स्पेशली आपके जो 4 पिलर्स होता है इंडियन जस्टिस सिस्टम का, ओके, या फिर किसी भी जस्टिस सिस्टम का, उसमें क्या क्या डिफिशेंसीज देखी गई है। जैसे पुलिस एक इंटीग्रल पार्ट होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कि जो क्रिमिनल्स को नैप करती है, उनके ऊपर चार्जशीट फाइल करती है, उसके बाद वो चार्जशीट से ही जजमेंट आता है बाई जुडिशरी। तो अभी पुलिस में देखें तो आप 23% वैकेंसी देखी गई है अक्रॉस इंडियन पुलिस फोर्सेस। वेमेन फोर्सेस अगर देखें या फिर वेमेन ऑफिसर्स देखें सीनियर पोजीशन में, तो सिर्फ 8% ही है, जबकि टारगेट कितना है 33%। और इवन स्टेट फेल कर रही है टू मीट SC ST OBC रिजर्वेशन कोटा इन पुलिस। ओके, फिर ट्रेनिंग का जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, पोर ट्रेनिंग क्वालिटी है। तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा, कल अगर पुलिस रिफॉर्म के बारे में आता है तो आपको पहले पुलिस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है वो दर्शाना होगा। तो ये आप इसमें 1 2 3 4 प्रॉब्लम देख सक रहे हैं। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका एक इंटीग्रल हिस्सा होता है पुलिस। तो पुलिस के जो लेक्यूनस है वो देखे गए हैं। तो अभी इसको ठीक करने कैसे करना होगा, जो इसमें प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा भी आपके जो भी उम, पुलिस को जो लॉजिस्टिक्स चाहिए, वो चाहे उनका पेट्रोलिंग वैन हो या फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हो, या फिर जो आपकी पुलिस स्टेशन होती है उनका भी जो कंडीशन है ठीक नहीं है, तो उन चीज़ों को भी ठीक करना होगा। कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल रेप, ये सभी आपके केसेस देखे जाते हैं। तो ये पुलिस के अंदर क्या है, पुलिस सिस्टम में आपके लेक्यूनस है, तो इन लेक्यूनस को फुलफिल करना होगा। ओके, नेक्स्ट आपके फॉरेंसिक्स में अगर देखा जाए, तो अगर फॉरेंसिक अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा चार्जशीट नहीं बनेगा और जो अपराधी है वो बच निकल जाएंगे। तो अभी ओवर 50% वैकेंसी है इन फॉरेंसिक साइंस स्टाफ में। ओके, लैब में भी कमी देखी गई है, जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा कम है। तो ओवर 30,000 केसेस पेंडिंग है फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए। तो अगर 30,000 केसेस में फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं हुआ है तो अच्छा चार्जशीट नहीं बनेगा। जो आपके अक्यूज्ड है, ओके, वो आपके छूट जाएंगे। ओके, फिर आपके नेक्स्ट है जो ट्रायल है वो भी फेयर तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका फॉरेंसिक्स में वीकनेस रहेंगी, पुलिस में वीकनेस रहेंगी, तो आपका जो ट्रायल है वो भी फेयर नहीं रहेगा। फिर प्रिजन में भी प्रॉब्लम है। प्रिजन मतलब जेल। जेल में भी आपके ऑक्यूपेंसी रेट जितना होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा है, 131% ज़्यादा है। जेल में अंडर ट्रायल्स की संख्या 76% है, कि जिनका क्राइम अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। इसमें कोई क्रिमिनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो है तो सही है, लेकिन जो नहीं है वो तो आपके बिना कारण ही जेल में रह रहे हैं। उनका जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो वायलेट हो रहा है। ओके, फिर 30% स्टाफ शॉर्टेजेस भी देखे गए हैं प्रिजन में, जिसके वजह से क्या है, आपके प्रिजन में भी प्रॉब्लम देखे जाते हैं। ओके, बुली का प्रॉब्लम ही हो या फिर रिहैबिलिटेशन नहीं हो पाता है। ओके, और प्लस जो SC का गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी क्या है, लीगली अनइम्प्लीमेंटेड है अभी तक। और ये क्या करता है, आर्टिकल 21 राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू लाइफ, इसको वायलेट करता है। आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड के बारे में कहता है, लेकिन ये भी क्या है आपका पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। पूरी तरीके से मैंने बोला है, अवेलेबल तो है लेकिन पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए क्या है, आप एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो प्रिजनर है उनका डिग्निटी वॉयलेट हो रहा है, उनका राइट टू लाइफ हार्म हो रहा है, उनका राइट टू लिबर्टी हार्म हो रहा है अगर वो अंडर ट्रायल से और बाद में निर्दोष साबित होते हैं। तो जुडिशरी में देखें तो क्या प्रॉब्लम है आपकी, 15 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन, जो काफ़ी कम है। फिर आपके बहुत सारे बैकलॉग है केसेस के, अबाउट 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। ओके, और इसमें आपके लोअर कोर्ट में सबसे ज़्यादा मोर देन 80% पेंडिंग है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन आपके लोअर जुडिशरी में ओनली 38% है और हायर जुडिशरी में 14% है। ओके, तो इसमें खाली कर्नाटका मीट कर रहा है कास्ट बेस्ड जुडिशल डाइवर्सिटी कोटास, बाकी पिछड़ी है अभी भी। तो इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो उसके बाद आपके जो लीगल एड के लिए जो हमारे प्रावधान है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, तो इसी के अंडर क्या है, आपके नालसा, सालसा और डालसा डेवलप हुई हैं। नालसा नेशनल लेवल में, सालसा स्टेट लेवल में, डालसा डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो इनको भी स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है ताकि आपका जो आर्टिकल 39A है इसको फुलफ़िल किया जा सके।
ओके, और जस्टिस प्रोवाइड की जा सके। तो ध्यान रखिएगा, अभी आर्टिकल 39A 21 ये सभी चीज़ें आपकी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और ओवरऑल आप जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में जानना चाहेंगे तो ये जो भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये सभी चीज़ें जाननी होंगी। तो इन चीज़ों को आपको सब्सटेंशिएट करना होगा कि पुलिस में क्या प्रॉब्लम है, फॉरेंसिक में क्या प्रॉब्लम है, प्रिजन में क्या प्रॉब्लम है, जुडिशरी में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रॉब्लम है, सिर्फ जुडिशरी में प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए जुडिशरी के अलावा भी आपको बाकी प्रॉब्लम्स गिनाने होंगे। और अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के बारे में आता है तो इन चीज़ों को मेंशन करना होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिफॉर्मिंग कॉरपोरेट रेगुलेटरी एजेंसीज। तो अभी कॉरपोरेट रेगुलेटरी एजेंसीज होती क्या है? पहला तो बात है कि कॉरपोरेट जो भी बिजनेस हमारे सेगमेंट है तो उनको रेगुलेट करने के लिए डिफरेंट रेगुलेटरी एजेंसीज को डेवलप किया गया है। फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपका जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी लाया गया 1992 में। फिर आईआरडीए एक्ट के तहत आपके इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए आईआरडीए की संस्था बनाई गई 1999 में। पीएफआरडीए एक्ट के तहत ये 2003 होना चाहिए, 2003 में आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया। तो इन जो रेगुलेटर्स है इनको बनाया गया ताकि क्या किया जा सके, कॉरपोरेट सेक्टर को रेगुलेट किया जा सके। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, ये जो भी रेगुलेटर्स है इनके पास जो एक ऑटोनॉमस पावर होना चाहिए, वो चाहे आपके रेगुलेशन का पावर हो या फिर फाइनेंशियल पावर हो या फिर स्टाफ मैनेजमेंट का पावर हो। लेकिन देखा जाता है कि जो पावर है वो मिनिस्ट्रीज़ के पास रहती है। तो इसीलिए क्या है, जो आपके रेगुलेटरी बॉडीज़ है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है और हमारे जो भी आपके इकोनॉमी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है उनको टेकल नहीं कर पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बैंकिंग सेगमेंट में देखा जाए तो बहुत सारी बैंक कोलैप्स हो जाती है, बहुत सारे स्कैम देखे जाते हैं। इसका एक वजह यह भी है कि जो आरबीआई के पास जो पावर है वो आपके नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतने ज़्यादा भी नहीं है कि ये बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यूनिटिव एक्शन ले सके। अगर प्यूनिटिव एक्शन लेते हैं तो आपकी क्या करती है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेशर क्रिएट करती है, तो वैसे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो ये आर्टिकल यही दर्शा रहा है कि जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है उनके पास ऑटोनॉमी होना चाहिए, रेगुलेशन का ऑटोनॉमी, खुद का आपका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, फिर स्टाफ मैनेजमेंट का ऑटोनॉमी होना चाहिए। तो यही वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। लीगल ऑटोनॉमी कम है, मिनिस्ट्री के पास होता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कम है, मिनिस्ट्री के पास होता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो गवर्नेंस है वो भी मिनिस्ट्री के पास होता है। जो बोर्ड का ऑटोनॉमी है वो भी मिनिस्ट्री के पास होता है। तो इसीलिए क्या है, आपकी बहुत ज़्यादा जो भी स्कैम ये सब होते हैं उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है बाय दी आपकी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनके द्वारा। तो इसमें ये इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है उनको इंडिपेंडेंस देना ज़रूरी है। तो इसके साथ आपका जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, फिर आपका आईबीबीआई है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इनके पास जो पावर है वो आपका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये एजेंसीज ऑटोनॉमी नहीं अचीव कर पा रही है। तो हमारा जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रेगुलेटरी एजेंसीज़ का ऑटोनोमस होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा, इस आर्टिकल से भी क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग सेबी, आपका फिर आईआरडीए, पीएफआरडीए, इनके बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और ओवरऑल रेगुलेटरी एजेंसीज़ के बारे में पूछा जा सकता है कि रेगुलेटरी जो एजेंसीज़ है उनमें कौन सी रिफॉर्म्स लानी ज़रूरी है। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट ट्रम्प इकोनॉमिक्स डिजर्व्स टू बी टेकन सीरियसली। तो अगेन ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो यूनिलैटरल टैरिफ स्लैब है ऑन 60 नेशंस, तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें मैं आपको विशेष कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये कई बार डिस्कस किया गया है। बाकी आर्टिकल इसीलिए दिया गया ताकि आप इसको रिवाइज करके बाकी जो चीज़ें आपने पढ़ी है उसको फिर से रिकॉल कर सके और आपका प्रिपरेशन अच्छा रहे। क्योंकि जो आपका यूएस का यूनिलैटरल एक्शन है बाय बाय इम्पोजिंग टैरिफ ऑन डिफरेंट नेशन, तो वो कैसे जो ग्लोबल आपका ट्रेड का चेन है उसको कैसे डिसरप्ट कर रहा है और कैसे ये जो टैरिफ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हैं ये किस तरह से आपके ग्लोबल इकोनॉमी में
एक शटडाउन का माहौल क्रिएट कर सकता है। और ये फर्दर कैसे आपकी chaotic सिचुएशन क्रिएट कर सकता है डिफरेंट नेशन में, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। क्योंकि अगर जो इकोनॉमिक आपकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वैल्यू चेन है वो अगर टूट जाता है तो हर देश को क्या होगा, हर देश में आप इकोनॉमिक डाउनटर्न देख सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम राइज करने लगेगा, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग घटेगी। तो उससे क्या होगा, फिर से आपका पॉलिटिकल एंड सोशल टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल स्पेशली मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसके साथ जो भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में इसमें डिस्कस किया जाएगा, वो चाहे आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो, ओके, या फिर और डिफरेंट एजेंसीज हो, उनके बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ओके, तो ये डब्ल्यूटीओ के बारे में मेंशन है इसमें, तो इसके बारे में थोड़ा सा और आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, अगेन ये हम चौथी बार शायद कवर कर रहे हैं, चौथी या पांचवी बार है। ओके, तो इसमें जो डायर उल्फ को डी एक्सटिंक्ट किया गया बोल के आपका क्लेम किया गया बाय कोलोसल बायोसाइंस। तो कोलोसल बायोसाइंस क्या है, एक बायोटेक कंपनी है, यूएसए बेस्ड। तो इसने क्या किया, जो 12,000 साल पहले जो आपके डायर उल्फ एक्सटिंक्ट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, उनको क्या किया है, आपके ग्रे उल्फ के डीएनए से डी एक्सटिंक्ट, अर्थात फिर से इसको रीजेनरेट करने की कोशिश की गई है। तो ऐसा क्लेम कर रही है बाय कंपनी, लेकिन जो डिफरेंट आपके कंजर्वेशनिस्ट है वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपके जो ये डी एक्सटिंक्शन है ये कितना दूर सही है, और क्या इसको डी एक्सटिंक्शन माना जा सकता है, क्योंकि ये 100% डायर उल्फ नहीं है। और जो प्रजाति 12,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसको डी एक्सटिंक्ट पे ध्यान देना और उसको फिर से रिसर्च करना, क्या ये आपके इकोलॉजी के ऊपर कैसा असर डालेगा, क्या ये जो आपके एनिमल है ये क्या सरवाइव कर पाएंगी, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपके जो किसने ये डी एक्सटिंक्ट का प्रयास किया है बाय आपके कोलोसल बायोसाइंस, किसको डी एक्सटिंक्ट किया है बाय डायर उल्फ, जो है कितने साल पहले मिलती थी ये, 12,000 साल पहले कहाँ मिलती थी, अमेरिकन कंटिनेंट में मिलती थी ये। ओके, और जो आपके डायर उल्फ को बैक किया गया है, ये किसका जीन इसमें इस्तेमाल किया गया है, बाई इसमें आपका ग्रे उल्फ का जीनोम इस्तेमाल किया गया है बाय यूजिंग कौन सा टेक्नोलॉजी, क्रिस्पर कैस 9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सभी जो मुद्दे हैं, ये जो फैक्ट हैं, ये प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। और ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, स्पेशली जीएस पेपर 3 में, और 4 में भी बन सकता है, क्योंकि इसमें एक एथिकल कंसर्न भी देखा गया है। ओके, तो इसमें क्या कंसर्न है ये यहाँ पे मेंशन की गई है, वाई इज डी एक्सटिंक्शन कंट्रोवर्शियल एंड इम्प्रैक्टिकल। तो इसमें हैबिटेट में शिफ्ट देख सकते हैं कि आइस एज के जो जानवर है उनको अगर अभी फिर से रिसर्च करवाया गया तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे। मॉडर्न इकोसिस्टम जो है वो आपका काफ़ी अलग है 12,000 साल के मुकाबले। ओके, फिर ये स्पेशीज़ जो है इन्वेसिव स्पेशीज़ की तरह भी काम कर सकते हैं, आउट कम्पीट कर सकते हैं दूसरे स्पेशीज़ को, डिसरप्ट कर सकते हैं फ्लोरा फोना को। ओके, उसके बाद आपके ये स्पीशीज़ इंटीग्रिटी, क्या इसको आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा 100% डायर उल्फ है, जो नहीं है। तो क्या ये सिर्फ लुक अलाइक ही है, बस देखने में वैसा है, 100% वैसा नहीं है, क्योंकि 99.5% ही ये मिलता है और 0.5% इसमें मिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो 0.5 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन में भी देखें तो 99% जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है सेम होता है। डिफरेंस कहाँ आता है, उसी 0.5 में या फिर 1 में। ओके, फिर एनिमल वेलफेयर के हिसाब से देखा जाए तो क्या ये सही है, क्या ये जो दो डायर उल्फ है कैसे सरवाइव कर पाएंगी ये। ओके, फिर आपका ये आपका जो गॉड का क्रिएशन है उससे भी एक प्ले है। ओके, फिर कोई रेगुलेटरी आपके मेजर्स भी नहीं है, तो नो कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क गवर्न्स डी एक्सटिंक्शन। तो ये लेके क्या है, पूरा मुद्दा इसमें डिस्कशन हुआ है, तो पूरा चांसेस रहता है कि ये आने वाले समय पे क्वेश्चन बनेगा।
ओके, सीधा आपका डायर वुल्फ के बारे में नहीं पूछेगा। बायोटेक्नोलॉजी और क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जीन एडिटिंग के ज़रिए क्या हम एक्सटिंक्ट एनिमल को जो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे, कितना दूर सही है, वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है विथ करेंट एग्जाम्पल, विथ प्रेजेंट एग्जाम्पल। तब आपको सीधा समझ जाना होगा कि इसी टॉपिक के बारे में पूछा गया है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन फॉर्म होता है। सीधा सीधा डायर वुल्फ के बारे में मेंस में नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आर इंडियन स्टार्टअप नॉट स्केलिंग अप ऑन इनोवेशन। तो ये हाल ही में जो स्टार्टअप महाकुंभ हुआ था न्यू दिल्ली में, तो उसमें आपके जो हमारे यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उन्होंने थोड़ी सी क्रिटिसाइज़ की कि हम डीप टेक में ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो हमारे स्टार्टअप्स है वो डे टू डे जो प्रोडक्ट्स है उसमें ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि हमें डीप टेक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिक्स, ओके, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। तो अभी क्या है, डीप टेक को लेके ये बहुत आपके बज़वर्ड की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो इन फ्यूचर डीप टेक क्या है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और डीप टेक में हम अगर सफलता हासिल करें तो उससे इंडिया की इकोनॉमी को हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में या फिर डिफेंस सेक्टर में कैसे मदद मिल सकती है। ओके, तो इसमें डीप टेक के ऊपर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका डेवलपमेंट कैसे आपका गेम चेंजर साबित हो सकता है। तब आपको क्या करना है, इसमें इकोनॉमी, इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आपका स्पेस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ओके, एजुकेशन, सभी चीज़ों को आप इसमें संजो के देख सकते हैं। तो डीप टेक में क्या है, आपके चाइना और आपके यूएस जैसे नेशन बहुत आगे हैं, लेकिन हमारे देश के जो स्टार्टअप है वो स्पेशली क्या कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर फर्स्ट इनोवेशन में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जैसे स्विगी हो, जोमेटो हो, फ्लिपकार्ट हो। ओके, तो इससे ऊपर हमें चढ़ के आपके डीप टेक को डेवलप करना होगा। ओके, अगर हम देखें हमारे देश में अभी डीप टेक में क्या सफलता है, तो आप पिक्सेल, अग्निकुल ऐसे स्टार्टअप देख सकते हैं। फिर अथर एजेंसी देख सकते हैं जो ईवी में काम कर रही है, और इसमें पिक्सेल और अग्निकुल आपके क्वांटम टेक, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों में काम कर रही है। ओके, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहेंगी। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, डीप टेक में हुआ है, लेकिन डिज़ायर्ड लेवल पे नहीं है। तो अगेन इसमें आपका अथर एनर्जी जो आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बना रही है, इंडिजीनियस डिज़ाइन बना रही है, उसके बारे में मेंशन है। फिर पिक्सेल और अग्निकुल कैसे स्पेस सेक्टर में आपके सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में आपके डीप टेक डेवलप कर रहे हैं, उसके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन बात करता है एआई के बारे में। तो एआई भी क्या है, आपके डीप टेक के अंदर आ जाता है। तो एआई में भी अगर ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल हुआ, तो डीप एआई में भी क्या है, आपके स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मीडियम लैंग्वेज मॉडल है। तो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो डीप टेक में आ जाती है। और इसी के साथ जो आर्टिफिशियल आपके जनरल इंटेलिजेंस है, एक तो हो गया एआई और एक हो गया एजीआई। ध्यान रखिएगा, एआई एजीआई दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एआई जो आप अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप देख पा रहे हैं कि एआई कितनी फास्ट से कोई भी काम कर पा रहा है। जैसे आप कोई एक डॉक्यूमेंट बनाना है, बहुत फास्ट एआई आपको बना देता है। ओके, जो भी इनपुट उसको मिला है, या फिर उसने जो भी आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल के तहत, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल के तहत समझा है। लेकिन जो एजीआई है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो अगर एजीआई डेवलप हुआ तो ये क्या करेगा, जो ह्यूमन ब्रेन है उससे भी ऊपर जाके सोच सकेगा। इसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी, और ज़रूरी नहीं है कि इसको जितना सिखाया जाएगा वो इतना ही करेगा, उससे भी ऊपर जाके वो प्रॉब्लम्स के सल्यूशन को ढूंढ सकता है। ओके, इवन ह्यूमन इमोशंस को भी प्रोबेबिलिटी है कि कॉपी कर सकता है। तो ऐसा अभी इसमें बताया जा रहा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में। तो ये देखना ज़रूरी रहेगा कि इन फ्यूचर एजीआई कैसे डेवलप होता है। लेकिन इसमें अभी क्वेश्चन क्या पूछने की संभावनाएं हैं, कि प्रीलिम्स में तो आपका एआई और एजीआई के बीच अंतर पूछ लिया जा सकता है। फिर एआई के ऊपर जाके हम डीप टेक में एजीआई अगर डेवलप करें तो उससे क्या आपकी सहूलियत हो सकती है, और क्या प्रॉब्लम, क्या चैलेंजेस आ सकती है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो उस हिसाब से आपको ये आर्टिकल देखना होगा। ओके, तो ये भी मेंस में पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, जब भी एआई एजीआई पूछे तो आपको क्या करना है, इसका जो यूज़ है किस में हो सकता है, एजुकेशन में, हेल्थ में, इकोनॉमी में, पॉलिसी मेकिंग में, गवर्नेंस में, ओके, फिर आपके स्पेस में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी मेंटेनेंस में,
स्ट्रैटेजिक डिफेंस में, तो उस लिहाज से देखना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको सिंपली पूछा जाएगा, आंसर भी आपको सिंपली लिखना होगा। बाकी अगर इसका आप नेगेटिव्स देखें तो नेगेटिव में क्या होगा कि अगर एजीआई आता है तो ह्यूमन के साथ compete करने लगेगा। ये आपका डिवास्टेटिंग हो सकता है, इसका आपका वारफेयर में इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, फिर इकोनॉमी भी कोलैप्स होने लगेंगी, क्योंकि सब एजीआई से काम होने लगेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बढ़ेगा। ओके, तो ये सभी चीज़ें जाननी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को कैटर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का जो एनालिसिस है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आज के लिए अलविदा।